कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम, ये दोनों चीज़ें जो है मस्ट बेसिस पे अटेम्प्ट करनी है। ओनली देन आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। जी, लास्ट चैप्टर 8 आ जाता है जी हमारे पास, बिकमिंग अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स के अंदर जो बेसिक वल्नरेबिलिटीज होती हैं और उन वल्नरेबिलिटीज का जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे जो है वो बताया गया है। कॉमन यूजर थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी और मैनेजिंग यूजर थ्रेट्स हैं कि कॉमन थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज क्या हैं और उस थ्रेट्स को किस तरह से मैनेज जो है वो किया जा सकता है। अब डिफरेंट डोमेन्स हैं, लाइक अगर एम्प्लॉयज हैं, आपके यूजर्स हैं सिस्टम की, तो वो एक अलग डोमेन है। अगर आप क्लाउड के ऊपर चीजें होस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी अलग डोमेन है। डेटाबेस है, वो एक अलग, मतलब डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी तरह से यूजर भी जो है वो एक डोमेन कहलाता है। द यूजर डोमेन इंक्लूड्स द यूजर हु एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूजर डोमेन के अंदर वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करते हैं। यूजर जो हैं वो आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, या कोई और इंडिविजुअल हो सकते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस करते हैं। यूजर जो है इसको मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेस्ट लिंक कंसिडर किया जाता है इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है आपके सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए। अगर यूजर जो है वो आपका अनट्रेंड है, उसको आपने प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी नीड्स के अकॉर्डिंगली ट्रेन नहीं किया, तो वो आपके सिस्टम के अंदर एक वीकेस्ट लिंक कहलाएगा। जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में हम रीड कर रहे थे कि हम जो वीकेस्ट लिंक होते हैं या सिंगल पॉइंट फेलियर होता है उसको हम इलिमिनेट करते हैं। तो सेम वे, यूजर अगर आपका वीकेस्ट लिंक बन जाता है तो उसको आप इलिमिनेट तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, आप उसे एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव मैनेजिंग यूजर थ्रेट्स के अब इस यूजर थ्रेट को हमने मैनेज किस तरह से करना है। एक तो आप सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग और यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके लिए जो है वो ऑन बोर्ड प्लान कर सकते हैं। एनेबल एंड ऑटोमेट कंटेंट फिल्टरिंग एंड एंटीवायरस स्कैनिंग जो है उन सिस्टम्स के ऊपर आप इनेबल रखोगे। इंटरनल सीडी ड्राइव्स और यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो डिसेबल होनी चाहिए। कम से कम परमिशंस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए, और यूजर की जो भी मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उस सारी की सारी मूवमेंट को जो है वो ट्रैक करना है। फिर हमारे पास डिफरेंट मतलब जैसे डोमेन मैंने बताया, तो फिर डिफरेंट डोमेन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे डिवाइस डोमेन है। अब डिवाइस इसके इटसेल्फ, डिवाइस के अंदर क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? कॉमन थ्रेट्स कि आपकी जो डिवाइस है, अनइंटेंडेड वर्क सेशंस हैं कि आपकी डिवाइस इस वक्त चल रही है लेकिन आप वहां पे मौजूद नहीं है। जैसे ऑफिस में कॉमन जो है वो हैबिट है कि अगर आपको किसी दूसरे एम्प्लॉय से कोई डिस्कस करना है तो आप अपने डेस्क से उठते हो, उसके पास जाते हो और जाके अपने डिस्कशन कर लेते हो, या आपको जो है वो किसी छोटी एक्टिविटी के लिए चंद एक टाइम के लिए सिस्टम से जो है वो दूर रहना पड़ता है। तो इन दैट सिनेरियो योर वर्क स्टेशन, योर डिवाइस इन अनअटेंडेंट, कोई उसे अटेंड नहीं कर रहा तो कोई मिस यूज कर सकता है। अब खैर यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास थ्रेट्स हैं, जैसे यूजर डाउनलोड्स हैं, अनपैच सॉफ्टवेयर हैं, मालवेयर है, अनऑथराइज्ड मीडिया है, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी वायलेंस है। तो अगर काउंटर मीजर्स की बात करें, एस्टेब्लिश यूजर अकाउंट पॉलिसीज फॉर पासवर्ड एंड थ्रेशोल्ड लॉकआउट्स। यूजर अकाउंट पॉलिसीज क्या होंगी और पासवर्ड होंगे और थ्रेश होल्ड लॉकआउट्स, यानी कि एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर सिस्टम यूज नहीं हो रहा तो सिस्टम जो है वो लॉकआउट हो जाएगा। यूजर डाउनलोड्स के लिए एस्टेब्लिश एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज कि यूजर किन चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकता है, किन को एक्सेस नहीं कर सकता। फिर आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइंस जो है वो ड्राइव करनी है, जो है वो बतानी है यूजर को डाउनलोड से रिलेटेड कि किस तरह की साइट से किस तरह का कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर सकता है, क्या चीजें वो डाउनलोड नहीं कर सकता। देन अनपैच सॉफ्टवेयर की बात आती है तो अपडेट एंड अप्लाई सिक्योरिटी पैचेस अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड पॉलिसी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइंस। जो आपने ये पॉलिसी स्टैंडर्ड सब चीजें आपने डिफाइन की हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको अपडेट्स जो है वो करना होती है। मालवेयर अनेबल एंड ऑटोमेटेड एंटीवायरस सोल्यूशन टू स्कैन सिस्टम एंड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर आपको चाहिए कि आपके पास एक रजिस्टर्ड एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को जो है वो स्कैन करता रहेगा रियल टाइम के अंदर, और जैसे ही कहीं उसको कोई भी ऐसी अनऑथराइज एक्टिविटी, कोई मालवेयर मिलेगा, वो अकॉर्डिंगली आपको
अलर्ट जनरेट कर देगा। अनऑथोराइज्ड मीडिया डिसेबल इंटरनल सीडी ड्राइव्स एंड यूएसबी पोर्ट्स। और एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी के अंदर क्या है जी कि आप यूज कंटेंट फिल्टरिंग यूज करें। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी वायलेशन क्या होती है? आपके सिस्टम का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो इस तरह का है कि उसका कुछ भी लेन देन नहीं है व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, या कोई और जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ। तो एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी वायलेशन ये हो सकती है कि अगर ऐसा कोई काम नहीं है और आप फेसबुक को अपने पर्सनल अकाउंट को ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स के थ्रू यूज कर रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी वायलेशन हो सकती है उस पर्टिकुलर डिवाइस की। तो कंटेंट फिल्टरिंग से भी यही होगा कि आप तक वो फेसबुक वाला कंटेंट जो है वो रीच नहीं कर पाएगा। यूज एंटीवायरस स्कैनिंग फॉर डाउनलोड फाइल्स, डिसेबल सीडी ड्राइव्स एंड यूएसबी पोर्ट्स। अच्छा जी, इस चैप्टर में जितने भी आपके पास थ्रेड्स हैं, डोमेन्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट आपको ये सिमिलर चीजें ही देखने को मिलेंगी जिनसे आप सब लोग फेमिलियर हैं। जैसे कि कॉमन थ्रेड्स टू लैन है, अनऑथराइज लैन एक्सेस हो सकती है। अब यहाँ पे सारे के सारे थ्रेड्स लिखे हैं और यहाँ पे उनके काउंटर मेजर्स लिखे हैं। काउंटर मेजर्स जैसे कि सिक्योर वायरिंग क्लोजेट्स होने चाहिए, डाटा सेंटर्स, कंप्यूटर रूम्स, डिफाइन स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोगों ने इनको कंपैरिजन कर लेना है, रीड आउट कर लेना है। इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। सारी की सारी डोमेन यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि डिवाइस डोमेन के बाद लोकल एरिया नेटवर्क डोमेन आ जाती है, प्राइवेट क्लाउड वाइड एरिया नेटवर्क डोमेन आ जाती है, पब्लिक क्लाउड डोमेन है, फिजिकल फैसिलिटीज डोमेन है, एप्लीकेशन डोमेन है। आप एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपके सिस्टम्स के अंदर ये एप्लीकेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इन एप्लीकेशंस की हद तक क्या जो है वो आपके पास हो सकती हैं वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एथिक्स ऑफ वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। एथिक्स ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट। अब एथिक्स बेसिकली है क्या? Ethics is the little voice in the background guiding a cybersecurity specialist as what he should or should not do. एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो होता है उसके पास साइबर सिक्योरिटी स्किल्स होते हैं जिनके थ्रू वो साइबर वर्ल्ड के अंदर आने वाले थ्रेट्स को एनालाइज कर सकता है, और बिकॉज उसके पास स्किल्स होते हैं उन स्किल्स को मिसयूज करके वो किसी लिजिटिमेट पर्सन के ऊपर स्पाई भी कर सकता है या उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो एथिक्स क्या करते हैं? एथिक्स साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को ये बताते हैं कि आपने अपनी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपने नहीं करना, regardless of whether it is legal. The organization entrusts the cybersecurity specialist with most sensitive data and resources. Furthermore, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को हायर करती है तो वो उसे हायर करती है कि ये हमारा जो सेंसिटिव डाटा है और रिसोर्सेज हैं इनको सिक्योर बनाएगा, ये इसके होते हुए सिक्योर रहेंगे। द साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट हेल्प टू गाइड एथिकल डिसीजन। कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट फिर हमारे पास है। कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट इज अ रिसोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एथिकल इश्यूज। कि ये क्या करते हैं, जो एथिकल इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो डिवाइस करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो उसको अप्लाई कर सके और अकॉर्डिंगली जो उसकी वजह से एक इशू क्रिएट होता है उसको वो ओवरकम कर सकें। CEI was one of the first organizations to recognize the ethical and public policy issues arising from the rapid growth of information technology field. इसी तरह से साइबर क्राइम है हमारे पास, laws prohibit undesired behavior. साइबर वर्ल्ड के अंदर एक अनडिजायर्ड बिहेवियर क्या हो सकता है मेरे लिए? कि मेरे फोन को कोई और एक्सेस कर रहा है, अनडिजायर्ड बिहेवियर है। मेरे इस एप्लीकेशन से किसी और ने जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दी है, ये मेरी एप्लीकेशन का डिजायर्ड बिहेवियर नहीं। मेरे लिए डिजायर्ड बिहेवियर क्या है कि जब मैं लॉग इन करूंगा मेरी एप्लीकेशन मुझे तब एक्सेस देगी और देन मैं उसको कर सकता हूँ। तो अनडिजायर्ड बिहेवियर क्या होगा कि कोई और उसको जो है वो यूज कर लेता है, या जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उनको फुलफिल नहीं कर रहा बल्कि दूसरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो एक्ट ऑन कर रहा है। तो दिस कुड बी द अनडिजायर्ड बिहेवियर। लॉ जो है वो इसको प्रोहिबिट करता है, लॉ इसको रोकता है।
तो अगर कोई भी ऐसा अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है किसी थर्ड पर्सन की involvement की वजह से, तो that would be a cyber crime. Unfortunately, the advancement in information system technologies are much faster than the legal system can accommodate. A number of laws and regulations affect cyberspace. Definitely, इस चीज पे तो हम सब एग्री करेंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत आई है, उस तरह से हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई टुवर्ड्स द साइबर वर्ल्ड, और ना ही उस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है अबाउट द साइबर वर्ल्ड. A number of laws and regulations affect cyber spaces. अब साइबर वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट ये आपको डिजिटल रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा, तो ये सारे के सारे साइबर स्पेसेस हैं. बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कि आपके साइबर स्पेसेस को रेगुलेट करते हैं. साइबर क्राइम, अब जैसे साइबर क्राइम की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी साइबर क्राइम होगा, एक कंप्यूटर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा. डिफरेंट वेज के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें आप कंप्यूटर को दोष नहीं दे सकते, या कंप्यूटर को इल्जाम नहीं दे सकते. हो सकता है कि वो पर्टिकुलर क्राइम जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड है, कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, या कंप्यूटर टारगेटेड क्राइम है, कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा है, या इंसिडेंटल क्राइम है, लेकिन इटसेल्फ इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई आपका मलिशियस पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि उस डिवाइस को मिसयूज करता है. जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ये एक एग्जांपल है कंप्यूटर इंसिडेंटल क्राइम की. कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इसके अंदर यूज हुई है, लेकिन जो एक्चुअल टूल यूज हुआ है वो क्राइम को कमिट करने के लिए, वो ना तो कंप्यूटर इटसेल्फ है, और ना स्टोरेज है, ना कैमरा है. इटसेल्फ जो क्राइम कमिट करने वाला है वो एक लिविंग बीइंग है, एक पर्सन है. फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाई गई हैं जो कि साइबर क्राइम से फाइट करती हैं. फिर डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्रिमिनल एंड रेगुलेटरी साइबर लॉज हैं, जैसे कि ये आपके यूएस के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं. ग्राहम लीच पहले एक्ट है, जीएलबी है, सरबेन्स ऑकलेस एक्ट है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पीएसआई डीएसएस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रिप्शन रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिक्योरिटी ब्रीच नोटिफिकेशन लॉज हैं. इन लॉज को आप ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं. फिर ये अगेन यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ लॉज जो है वो ड्राइव किए हैं. और फिर हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं, कन्वेंशन ऑन क्राइम है, और इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर एपिक है. फिर अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर किसी बंदे ने लेनी है तो वो कहाँ से ले सकता है? एक नए, डेफिनेटली अब जो भी बंदा डिजिटल डिवाइस को यूज कर रहा है, स्मार्ट डिवाइस को यूज कर रहा है, ही इज पार्ट ऑफ द साइबर वर्ल्ड. तो वो किस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकता है? एक जेनेरिक या एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है वो किस तरह से अपने आप को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या जो लेटेस्ट थ्रेट्स है उनसे अवेयर रख सकता है? तो उसके लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस है. ये एक यूएस की गवर्नमेंट रिपोजिटरी है, स्टैंडर्ड बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट डाटा दैट यूज सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल, जो कि स्कैप को यूज करता है, और जिसके थ्रू जब भी कोई ब्रीच होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आपके पास नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस के अंदर अपडेट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल. और ये उसके थ्रू उस थ्रेड्स के डाटा को मैनेज करती है, और अकॉर्डिंगली फिर आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. CERT आ जाता है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SE at Carnegie Mellon University helps government and industry organizations to develop, operate and maintain software systems that are innovative, affordable and trustworthy. It is a federally funded research and development center sponsored by the US Department of the Defense. अब अब ये आपके पास एक इंस्टीट्यूट है कार्नेज मिलान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है, हेल्प करता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकें जो कि इनोवेटिव हों, अफोर्डेबल हो और ट्रस्ट वर्दी हों, और फिर फर्दर उन्हें मदद करता है कि वो उसको डेवलप कर सकें, ऑपरेट कर सकें और मेंटेन कर सकें. इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर आपके पास आ जाता है. ये एक फ्री एनालिसिस एंड वार्निंग सर्विस टू इंटरनेट यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये यूजर्स को और इंटरनेट जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वार्निंग प्रोवाइड करता है. जैसा कि आप कोई मलिशियस लिंक विजिट करते हैं तो आपके पास ब्राउजर के अंदर एक एरर आ जाता है या एक वार्निंग आ जाती है, तो वो आपको इसी वजह से इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर की वजह से देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर ने उस पर्टिकुलर एड्रेस को या उस पर्टिकुलर आईपी को ब्लैकलिस्ट किया होता है, या मलिशियस जो है वो आइडेंटिफाई किया होता है. डेट्स वाई आपको वो एरर यहाँ
जो वो चीज़ है वो देखने को मिलती है। देन वी हैव एडवांस साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ACSC इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट टू एड्रेस एडवांस साइबर थ्रेट्स। कि इसमें आपकी इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट जो है तीनों मिलके काम करते हैं ताकि साइबर थ्रेट्स को जो है वो प्रॉपरली हैंडल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन शेयर इंफॉर्मेशन ऑन साइबर थ्रेट्स, engages in cyber security research and development and creates education programs to promote the cyber security profession। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पार्ट लेती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो जो लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करती है, और फिर जो डिफरेंट आपके एकेडेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी उस पर्टिकुलर थ्रेट के ऊपर रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशन को प्रमोट किया जा सके। फिर हमारे पास वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आ जाते हैं। डिफरेंट स्कैनर्स जो हैं वो हमारे पास, जैसे आपके पास फिजिकल स्कैनर मौजूद है ना, कि आप शीट उसमें डालते हो और उसके अंदर जो भी मौजूद होती है चीजें वो उसको स्कैन कर लेता है। तो सेम वे वल्नरेबिलिटी स्कैनर का क्या होता है कि आप उसे सिस्टम में एक्सेस देते हो, वो आपके सिस्टम में मौजूद हर एक रिसोर्सेज को, सर्विस को, एप्लीकेशन को, पोर्ट को स्कैन करता है, और अपने अंदर जो एक सिक्योरिटी प्ले बुक उसके पास होता है उसके साथ वो मैच करके देख लेता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। vulnerabilities scanners assess computer system network और application for the weakness, इसमें वो सारी चीजें। vulnerability scanners help to automate security auditing by scanning मतलब वो पूरा का पूरा नेटवर्क को स्कैन करेगा और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो सुजेशन दे देगा कि आपने यहाँ पे जो है वो क्या आपको थ्रेट मौजूद है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग में कि जब आप एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बना लेते हो, नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस डिप्लॉय कर लेते हो सिक्योर करने के लिए, आफ्टर दैट आप उनको बाईपास करने की कोशिश करते हो या पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर अटैक करते हो और ये टेस्ट करते हो कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो आपका डिफेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव पैकेट एनालाइजर और पैकेट स्निफर्स। ये आपके नेटवर्क ट्रैफिक को जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं और फिर उस नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो है वो यूटिलाइज करते हैं। पैकेट एनालाइजर्स या पैकेट स्निफर्स को डेवलप किया गया था नेटवर्क सर्वेलेंस के लिए, बट नाउअडेज जो मलिशियस पर्सन है वो इसे यूज करते हैं टू स्पाई ऑन समवन। Then we have security tools. There is no one size fits all when it comes to the best security tool. अगर best security tools की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो हर सिनेरियो के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांस के ऊपर और पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पास जो बंदा मौजूद है वो एक्सपर्ट हो वजू के ऊपर और आप प्लान कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो ईएल के स्टैक डिप्लॉय करने के लिए या क्यूरेडार डिप्लॉय करने के लिए, तो इन दैट सिनेरियो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो गलत है। सर्कमस्टांस भी इसी तरह से है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है कि उसे फुल कैपेसिटी के अंदर सिम और सोर चाहिए और आप जो है वो कोई क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन यूज कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो दैट मींस कि आपके जो सर्कमस्टांस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे। तो सिक्योरिटी टूल्स जो है वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक और पर्सनल प्रेफरेंस के मुताबिक जो है वो आपके लिए बेस्ट फिट होते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा टूल जो है वो नहीं है जिसको आप कह सको कि ये हर सिनेरियो के अंदर ये बेस्ट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हमारा जो कोर्स कंटेंट है थ्रू आउट द कोर्स वो कंप्लीट होता है। अच्छा जी, फर्दर ये है कि अगर क्लास इन केस आप कोई स्टार्ट में 5-10 मिनट मिस भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास होती है। आप वो स्टार्ट वाला टाइम जो है वो बाद में सुन सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी लैब्स की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक तो आप पूछ सकते हैं जी। हमने डिटेक्टिंग
थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज के ऊपर लैब जो है वो परफॉर्म करनी है। तो अब आईफोन के लिए बेस्ट एंटीवायरस आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फोन्स के अंदर जो है ना वो सिक्योरिटी पैचेस अपडेट हो रहे होते हैं। तो अच्छा जी, ड्राइव का जो लिंक है ना वो आपके पास, जो मैं आपको लैब मैनुअल भेजता हूँ ना, उसके अंदर मेंशन्ड है। जो आपका इंस्टॉलिंग वर्चुअल मशीन का लैब मैनुअल है ना, उसके अंदर वो मेंशन्ड है, आप वहां से भी दे सकते हैं। और मैं आपको अगेन भी भेज देता हूँ। मैं भी आपको पहले अगेन भेज देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये देखना, मैं आपको वहीं से उठा के दे रहा हूँ जो लाइव फाइल मैंने आपको फॉरवर्ड की है। चलिए जी, पहले लैब मैनुअल को देख लेते हैं। बैकग्राउंड सिनेरियो: यूज nmap, a port scanner and network mapping tool to detect threats and vulnerabilities on a system। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी nmap को यूज करें, जो कि एक नेटवर्क मैपिंग टूल है। अब ये एक नेटवर्क मैपिंग टूल है, नेटवर्क सर्वेलेंस या नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है फॉर द आईटी पीपल्स, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, या आपके सिक्योरिटी इंजीनियर्स के, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए। ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क को कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो आपके मलिशियस पर्सन है, थ्रेट एक्टर है, वो इसी सेम टूल को यूज करते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर नजर रखने के लिए, आपके नेटवर्क के ऊपर रिकोनेंस अटैक परफॉर्म करने के लिए। रिकोनेंस अटैक क्या होता है कि जिसमें आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो जो किसी अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन आप जो है वो गेट करने की कोशिश करते हो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो उनमें फिर एक आपके पास एन मैप भी आ जाता है, जिसके थ्रू आप टारगेट, जिस नेटवर्क को आप टारगेट कर रहे होते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप प्रॉप करते हो। अब हम मूव करते हैं टर्मिनल पे। अब यहाँ पे आपको कहते हैं जी नेटवर्क वेब पर एन मैप एक यूटिलिटी है। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, और कहता है जी पहले आप लोकल होस्ट को एन मैप करोगे, फिर आप डिफरेंट प्रिविलेजेस, डिफरेंट जो है वो स्विचेस यूज करोगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ लोकल होस्ट को स्कैन करोगे, और आप डिफरेंस देखोगे कि क्या है। फिर आप लोकल होस्ट को ही स्कैन करोगे और साथ वर्जन नंबर जो है वो देखोगे। अब यहाँ पे अगर आप एन मैप डैश ए लोकल होस्ट की जगह पे अपने नेटवर्क में मौजूद कोई आईपी मेंशन करोगे, तो ये उसको भी स्कैन कर देगा। लेकिन क्यों? कि हमने मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को ही स्कैन करेंगे। बाकी एन मैप को किस तरह से बेस्ट कैपेसिटी के अंदर यूज करना है, ये एन मैप का लिंक यहाँ पे मौजूद है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर लैब परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आए ना, तो एन मैप की कंप्लीट बुक, यहाँ पे रेफरेंस गाइड बुक, डॉक्यूमेंट्स, ये जेन मैप GUI है, यानी कि ये एन मैप ही है, लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो है ना वो आपको यूटिलिटी मिलती है। फिर मूवीज के अंदर बहुत जगह के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। जो डिफरेंट मूवीज हैं जिनके अंदर लाइक डिफरेंट हैकर्स दिखाए जाते हैं, तो उनमें भी आपको ये देखने को मिलता है। और ये बहुत पावरफुल यूटिलिटी है फॉर नेटवर्क प्रॉबिंग।
जैसे ही मैं nmap लोकल होस्ट करता हूँ तो ये क्या है, जो मेरे पास अभी कनेक्शंस है ना, जो पोर्ट्स ओपन है वो मुझे पोर्ट शो करा रहा है nmap, और उसके साथ उनकी स्टेट बता रहा है। अब देखें ये पोर्ट है, पोर्ट 22 है, टीसीपी प्रोटोकॉल के तहत जो ओपन है, स्टेट इसकी ओपन है, और सर्विस इस पे कौन सी रन कर रही है, सिक्योर शेल होस्ट की सर्विस इस पे रन कर रही है। अगर मैं इसी को विंडोज में लेके आता हूँ, इनेट स्टेट डैश ए का मैंने इसको जो है वो विंडोज के अंदर दिया है। अब यहाँ पे जो भी मेरे करंटली एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस हैं मेरे सिस्टम से, वो सारे के सारे मुझे शो करा रहा है। उनका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, उनका फॉरेन आईपी एड्रेस क्या है जो सर्वर एंड के ऊपर है, और फिर उनकी पोर्ट और उसकी स्टेट क्या है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब हमने करना है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ, तो हम करेंगे sudo nmap डैश s u का हम फिल्टर लगा रहे हैं ताकि जो यूडीपी पोर्ट्स हैं वो भी हम देख सकें। दो तरह की पोर्ट्स ओपन हो सकती हैं, टीसीपी पोर्ट्स होती हैं और यूडीपी पोर्ट्स होती हैं, जैसे आपको पता है अगर आप नेटवर्क से फेमिलियर हैं तो। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको वो यूडीपी पोर्ट्स भी शो करा रहा है, 68 631 5353। डीएचसीपी की सर्विस रन हो रही है, आईपीपी की सर्विस रन हो रही है, और जीरो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट ओपन है लेकिन फिल्टर्ड है। यहाँ पे वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंगली आपने उनको आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पे पूछता है यूडीपी पोर्ट्स कौन सी ओपन है, तो हमने उसको बता दिया। हो सकता है आपके सिस्टम पे डिफरेंट हो, तो अकॉर्डिंगली आप इनको डिफरेंट कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि आप प्रॉपर वर्जन भी साथ चेक करो कि जो ये सर्विस रन कर रही है एसएसएच, तो ये एसएसएच का कोई वर्जन भी तो होगा, इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। तो इसका वर्जन क्या है, वर्जन इसका आउटडेटेड है या अपडेटेड है। तो अब उसको स्कैन करते हैं, nmap डैश एस वी लोकल होस्ट। अच्छा, आपके पास ना मैन पेजेस होते हैं, मैनुअल पेजेस होते हैं। कोई भी यूटिलिटी जो लाइनक्स में आप यूज करते हैं ना, उसका मैनुअल पेज होता है। उस कमांड का, जो भी कमांड आप देते हो उसका एक मैनुअल पेज होता है जिसमें उसका कंप्लीट यूज आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने लिखा था मैन एन मैप। जैसे ही मैंने मैन एन मैप लिखा है, उसने मुझे उसके मैनुअल पेज जो है वो यहाँ पे शो करा दिया है, जिसमें इसके कौन कौन से फिल्टर लग सकते हैं, उन फिल्टर्स का क्या काम है, इस टूल की क्या स्ट्रेंथ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें जितने भी फिल्टर्स हैं उनको किस तरह से यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा, हमने अभी वर्जन्स के साथ स्कैन कर, हाँ देखें, हम जो वर्जन्स के साथ हमने स्कैन किया है, तो उसने स्टेट बताई है, सर्विस बताया है, और फिर सर्विस का वर्जन बता रहा है कि ओपन एसएसएच 7.2.2 अब उबंटू है, प्रोटोकॉल 2.0 है। तो आप इस प्रोटोकॉल को ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि ये लेटेस्ट वर्जन है इसका या इसका आउटडेटेड वर्जन है। और यहाँ पे अब हमने डैश ए के साथ लोकल होस्ट को जो है वो प्रॉप किया था, और हमने उसकी एसएसएच कीज जो है वो कैप्चर की हैं। कि एसएसएच के दौरान हमने डिस्कस किया था टेलनेट और एसएसएच के अंदर क्या डिफरेंस है, कि जब आप, फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ और मेरी कुछ डिवाइस लाहौर के अंदर है, अब मैंने उन डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। दो ऑप्शंस है मेरे पास, एक तो ये है कि मैं फैसलाबाद से लाहौर ट्रैवल करूं फिजिकली, और फिर उन डिवाइसेस को फिजिकली एक्सेस करूं और फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं फैसलाबाद से बैठा हूं, नेटवर्क के थ्रू रिमोट सेशन ले लूं, टेलनेट को यूज करते हुए या एसएसएच को यूज करते हुए। अब टेलनेट के अंदर जो भी मैं कम्युनिकेशन करूंगा वो सारी की सारी प्लेन टेक्स्ट के अंदर हो रही होंगी, कोई भी अगर उसे इंटरसेप्ट करता है तो बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है सिक्योर शेल होस्ट का एसएसएच, उसके थ्रू अगर कम्युनिकेशन करूंगा तो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो मेरी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर होगी, अगर कोई कैप्चर कर भी लेगा तो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी एसएसएच की होस्ट कीज हैं जिनके थ्रू कनेक्शन जो है वो इनक्रिप्ट होता है। ये हमारी जो थी लैब एन मैप की, वो यहाँ पे
कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ, जो कि है हमारी यूजिंग स्टेगनोग्राफी की। अब स्टेगनोग्राफी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर। बैकग्राउंड सिनेरियो, स्टेग हाइट जो है एक ओपन सोर्स स्टेगनोग्राफी प्रोग्राम है जो कि आपके डाटा को, आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा को डिफरेंट तरह की फाइल्स के अंदर छुपा देता है। वो फाइल्स आपकी ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, इमेज फाइल्स हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक डाटा फाइल को एक इमेज फाइल के अंदर जो है वो छुपाएंगे इस लैब के अंदर। इसके लिए हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं पीसी विद उबुंटू, और यहाँ पे फिर अगेन हम अपना टर्मिनल को रन करेंगे स्टेप 2 से। तो हम अब फॉरवर्ड करते हैं। मैं एक दफ़ा इसे लिब्रे ऑफिस कीबोर्ड और जीपीजी और स्टैग हाइड एम्बेड सीएफ, और फिर हमने यहाँ पे उसको एम्बेड कर दिया, और एम्बेड करने के बाद हम चेक करते हैं कि फाइल एम्बेड हो गई है, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो फाइल हमने एम्बेड की थी उसको दोबारा से उससे निकालते हैं और चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं, और फिर एट द एंड अगेन आप देखें स्टैग हाइड सोर्स फोर्ट गेट, आपके पास यहाँ पे रेफरेंस मौजूद है। स्टैग हाइड की कंप्लीट स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है। नहीं, ये प्रॉम्प्ट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये पहले से आपके पास लैब मैनुअल्स के अंदर मौजूद हैं, आप देखें। अब मुझे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती तो मैं बार बार लैब मैनुअल के ऊपर रेफर नहीं होता, लेकिन आप देखें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो आपके पास मेंशन्ड है। और फर्दर मैं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप कर रहे होते हैं और आप इनकी बजाय कोई और क्यूरीज भी यूज कर रहे हैं और आपको अंडरस्टैंड नहीं होती हैं, आप इंटरनेट से कुछ देखते हैं और वो आपको समझ नहीं आ रही, सिंपली उसे उठाएं और चैट जीपीटी में जाके पोस्ट करें और उसे पूछेंगे मुझे ये एक्सप्लेन कर, तो वो आपको अकेली अकेली चीज जो है वो उसकी एक्सप्लेन कर देगा कि एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड है या टूल जो आप यूज कर रहे हो उसका क्या काम है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने लैब की तरफ। तो ये हम देख रहे थे, ओहो कॉपी नहीं किया था हमने इसे, स्टैग हाइट को। एन मैप आप क्यों डाउनलोड कर रहे हो? मतलब आप वर्चुअल मशीन के अंदर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। विंडोज पे अगर आपको डाउनलोड करना है, आप नेट स्टेट आपके पास इंस्टॉल्ड है, आपको वो नेट एन मैप वाली फंक्शनलिटी दे देता है, आप नेट स्टेट को यूज कर सकते हो। जैसे डाउन मैंने विंडोज में अभी आपको करके भी दिखाया था। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो ऐप आपके पीसी के ऊपर क्यों रन नहीं कर रही, कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो या क्या, और इटसेल्फ ऐप आपने कहाँ से डाउनलोड किया। और खैर वापस आते हैं टर्मिनल पे, और अब हम अपनी स्टेगनोग्राफी की लैब परफॉर्म करते हैं। अब जब भी आप लाइनक्स के अंदर काम कर रहे होते हो तो लाइनक्स में जैसे मैंने हम प्रीवियसली एक लैब परफॉर्म की थी जिसमें हमने ऑथराइजेशन परमिशन सब कुछ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्टरी में आपको वर्क करना है, फाइल्स के साथ मैनिपुलेट करना है, एक्सेस करना है, आपको उस डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ता है, उस डायरेक्टरी में मौजूद होना पड़ता है। ओनली देन आप उन फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे पास अब जो फाइल्स हैं वो मौजूद हैं डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर, तो हम उसके अंदर मूव किए। अब जैसे हमारे पास विंडोज में होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमारे पास लाइनक्स के अंदर यूटिलिटी है लिब्रे ऑफिस के नाम से। एक फाइल है सीक्रेट डॉट ओडीटी के नाम से, जो कि हमारा सीक्रेट है जिसको हमने एम्बेड करना है। ये हमारा कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट है जो आपको देखने को मिलता है, दिस इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ,
हमने फाइल को देख लिया। अब हमें एक दूसरी फाइल चाहिए जिसके अंदर हमने इस सीक्रेट को एम्बेड करना है, जो कि हमारी एक इमेज फाइल होगी। तो गिम्प हमारे पास टूल है, जैसे हमारे पास टूल है विंडोज के अंदर फोटोज का या पेंट का, सेम वे में हमारे पास गिम्प का टूल है लाइनक्स के अंदर। जैसे ही मैं कीबोर्ड उसको गिम्प को कॉल कर उसको बोलता हूँ कीबोर्ड डॉट जेपीजी को करे और एंड का ऑपरेटर देता हूँ, तो मुझे ये फाइल ओपन कर देता है। अच्छा जी, एक इशू है। और वो इशू है कि हमने स्पेलिंग आई थिंक सो कीबोर्ड के गलत दे दिए उसे। हाँ, कीबोर्ड के स्पेलिंग गलत है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जिस फाइल को आप कॉल कर रहे हो उसके स्पेलिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने करेक्ट टाइप करने हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड डॉट गिम किया तो उसने मुझे ये फाइल ओपन कर दी। ये हमारी वो इमेज फाइल है जिसके अंदर मैं उस डॉक्यूमेंट को इम्बेड करने जा रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन टूल यूज करना है। ये टूल है स्टैग हाइड का टूल है, इसको मैं कॉल कर लूँ और इसे बोल रहा हूँ इम्बेड कर दे। डैश सी एफ का कीवर्ड यूज होगा उस फाइल के लिए जिस फाइल के अंदर आप इम्बेड करना चाहते हैं। तो मैं कीबोर्ड डॉट जेपीजी के नाम से फाइल है जिसके अंदर इम्बेड करना है, और जिसको इम्बेड करना है वो डैश ई एफ का जो हमारे पास कीवर्ड है उसके बाद आप बताओगे, और वो फाइल है सीक्रेट डॉट ओडीटी। यहाँ तक फाइल कंप्लीट हुई। अब कहता है इंटर पास फ्रेज, तो मैं वो कर देता हूँ सिस्को। इसको एक की दे दी है, जब भी फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस की जरूरत पड़ेगी। अब उसने इम्बेड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से गिम्प कीबोर्ड डॉट जेपीजी को ओपन करता हूँ और देखें इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। तो इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिल रही, एज इट फाइल वैसी ही है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। टैग हाइड इन्फो कीबोर्ड डॉट जेपीजी, मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइल्स को किस तरह से चेक भी किया जा सकता है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं है। तो कीबोर्ड डॉट जेपीजी, अब उसने बता दिया जी इसका फॉर्मेट ये है, इसका मतलब फाइल का नाम ये है, फॉर्मेट ये है, कैपेसिटी इसकी इतनी है, ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्बेडेड डाटा। तो मैं उससे कहता हूँ यस। कह रहा जी पास फ्रेज दो तभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कुछ छुपा हुआ है। पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप उसको क्या करोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे। वो कहता है जी कि इसके अंदर कीबोर्ड डॉट जेपीजी के अंदर इम्बेडेड फाइल है एक, उसका नाम है सीक्रेट डॉट ओडीटी। साइज उसका ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर वो है और कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर है। अब यहाँ तक तो हमें वेरीफाई हो गया कि कीबोर्ड के अंदर हम जो फाइल इंबेड करना चाहते थे वो हमने इंबेड कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। स्टैग हाइड का टूल यूज होगा, एक्सट्रैक्ट का कीवर्ड लगेगा और डैश एस एफ का स्विच यूज होगा, और की और उस फाइल का नाम जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो वो हमारी कीबोर्ड डॉट जेपीजी है। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, कहता है जी पास फ्रेज बताओ, तो मैं सिस्को बताता हूँ उसे। कहता है जी कि फाइल सीक्रेट डॉट ओडीटीज जो है वो पहले भी आपकी एग्जिस्ट करती है, उसको ओवरराइट करना है। तो मैं कहता हूँ यस, उसे ओवरराइट कर दे। और अब अगेन मैं उसको देखता हूँ लिब्रे ऑफिस सीक्रेट डॉट ओडीटी फाइल को, तो वो फाइल मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे, और उसके अंदर कंटेंट भी वही है, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारी जो स्टैग हाइड की लैब थी वो भी कंप्लीट होती है। और स्टैग हाइड के बारे में ये सोर्स फोर्स डॉट नेट के नाम से आपके पास ये लिंक मौजूद है, जिसके ऊपर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टैग हाइड के बारे में। ये देखें आप डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं टूल को
सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। अब हमारी एक पासवर्ड क्रैकिंग की लैब है। अच्छा जी, फायरफॉक्स यूज़ करने का एडवांटेज। अच्छा, वीडियो फाइल्स आप इस टूल के थ्रू हाइड नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट आपके पास और टूल्स मौजूद है जिनके थ्रू आप इमेज भी हाइड कर सकते हो। और वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं या नहीं इटसेल्फ, ये मैंने कभी किया नहीं है, तो डेट्स वाई वीडियोस के बारे में आई एम नॉट श्योर, कंफ्यूजन है। जी, वीडियो फाइल भी आप एम्बेड कर सकते हो, क्योंकि वो बोल रहा है जी कि एम्बेड सेकंड वर्क बाय एम्बेडिंग योर हिडन डाटा विद एन ऑडियो इमेज, और तो आपका जो वो डाटा है वो कुछ भी हो सकता है, टेक्सचुअल फाइल भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। ये डिफरेंट आपके पास फाइल्स आ गई हैं, आपके पास टूल्स आ गए हैं जिनको आप यूज करके, जैसे ये स्टेगोस्टिक के नाम से भी है, मैक्स फाइल इंक्रिप्शन है, मास्कर है, तो ये आपके पास जो है वो एम्बेडिंग के लिए, फर्दर किस तरह से इन्हें यूज करना है अब वो आप ऑनलाइन जो है वो साथ सर्च कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जस्ट आपको एक हैबिट चाहिए अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। तो अब मूव करते हैं जी, अब पासवर्ड क्रैकिंग की जो है वो हमारी एक्टिविटी के ऊपर, लैब के ऊपर। बैकग्राउंड सिनेरियो देख लेते हैं जी। वो कहते हैं जी 4 यूजर अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस सिस्टम के ऊपर, एलिस, बॉब, एरिक एंड ईव। हम क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखें आपके पास, मेरे पास यहाँ पे एलिस, बॉब, सिस्को, एरिक, ईव, जेनी और जॉय हमने क्रिएट किए थे, और उसके अलावा बाकी के यूजर जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करना है, तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया है। अब आगे वो कहता है जी कि यू विल रिकवर दीज पासवर्ड यूजिंग जॉन द रीपर एंड ओपन सोर्स पासवर्ड। तो हमने इन यूजर्स के पासवर्ड्स को रिकवर करना है। लेट्स से कि ये यूजर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और ये कहते हैं कि यार हमें विंडोज का पासवर्ड याद नहीं है, वी वांट टू रिकवर इट। और एल्स कोई अनऑथराइज पर्सन है जिसकी सिस्टम तक एक्सेस आई है, तो वो किस तरह से इनके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। दोनों सिनेरियो हमारे पास मौजूद हैं। इसके जो हम टूल यूज करेंगे वो टूल हमारा होगा जॉन द रीपर के नाम से, और एट द एंड अगेन हमारे पास ये रेफरेंस मौजूद है वेबसाइट का, जो कि जॉन द रिपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है। जॉन द रिपर प्रो फॉर लाइनक्स, जॉन द रिपर प्रो फॉर मैक ओएस, हैशूट का हैशूट ड्रॉइड है एंड्रॉइड के लिए। यहाँ पे उसकी जंबो रिलीज आपके पास मौजूद है। फिर डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और ओपन वेल के वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये कैट स्क्रिप्ट ब्लोफिश है, प्लगेबल है,
सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उनकी प्राइसिंग क्या है वो भी आप देख सकते हैं। पब्लिकेशन रिसोर्सेज व्हाट्स न्यू। स्टार्ट करते हैं जी। पासवर्ड क्रैकिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मूव करना है जहां पे आपके वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। तो वो मेरे मौजूद हैं डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स में फर्दर एक फोल्डर है जॉन के नाम से। तो ये आप देखते हैं साथ ही मेरा डायरेक्टरी पाथ जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, उसको कमांड देनी है। क्योंकि मैं जॉन को यूज कर रहा हूँ तो मैं सूडो के साथ से कमांड दूंगा, सूडो सुपर यूजर के राइट्स मेरे पास आ गए हैं, उसमें कहता हूँ। और हमने जब हम क्या कर रहे थे, जब हम अपना फर्स्ट लैब हमने परफॉर्म किया है ऑथेंटिकेशन वाली और सारी, तो हम मैंने आपको बताया था एक शेडो फाइल होती है और एक पास डब्ल्यूडी फाइल होती है। शेडो फाइल के अंदर आपके पासवर्ड हैशेस स्टोर होते हैं, और पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर आपके इटसेल्फ यूजर नेम, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, sudo unshadow etc जो कुछ भी है पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर, और जो कुछ भी है शेडो फाइल के अंदर, उसको पास कर दे एक और फाइल को। उस फाइल का नाम होगा माई पास डब्ल्यू डी। ये ऑपरेटर यूज होता है जब आप किसी भी जो आप प्रीवियस स्क्रिप्ट दिया है उसकी इनपुट को किसी फाइल के अंदर स्टोर करना चाहे, उसकी आउटपुट को किसी फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगी अपनी इस कमांड से, वो इस ऑपरेटर के थ्रू माई पास डब्ल्यू डी फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो अनशैडो कर दे जो कुछ भी है पास डब्ल्यू डी फाइल में और जो कुछ भी है शेडो फाइल के अंदर। पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता है क्योंकि सूडो की हमने कमांड दी थी, तो यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास है पासवर्ड। और अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको टेस्ट करना है कि उसने हैशेस उठाए भी हैं शेडो फाइल में से या नहीं। तो उसके लिए जॉन शो माय पास डब्ल्यूडी फाइल, जो फाइल हमने अभी क्रिएट की है, तो वो कह रहे जी 0 पासवर्ड हैशेस क्रैक्ड है, 8 बचे हुए हैं। यानी कि इस माय पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर 8 पासवर्ड हैशेस पड़े हैं जो कि क्रैक्ड नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करना है, और उसके थ्रू हमने इसके अंदर जो मौजूद पासवर्ड हैशेस हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करनी है। वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट एल। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक डिक्शनरी बेस्ड अटैक परफॉर्म जो है वो करेंगे। तो जॉन जो है वो टूल होगा, उसके अंदर अटैक कौन सा यूज होगा, वर्ड लिस्ट का मतलब है कि एक पहले से ड्राइव की हुई जो वर्ड लिस्ट है वो मैं इसको दूंगा। तो वो वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट एल एस टी। पासवर्ड डॉट एल एस टी डिक्शनरी बनाई हुई है मैंने हैशेस की और उनके अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट की, और वो सारे के सारे हैशेस और प्लेन टेक्स्ट इस पासवर्ड डॉट एल एस टी के अंदर स्टोर्ड हैं। तो वो मैंने इसको दे दी है कि इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। रूल्स हैं कि आपने माई पास डब्ल्यू डी फाइल से कंपेयर करना है, और फॉर्मेट क्या है जी,
इनक्रिप्टेड है और नाउ हमने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने स्टार्ट किया उसने माई पास WD से पासवर्ड हैश उठाया और उसे पासवर्ड डॉट LST फाइल के अंदर मैच करना शुरू किया। हैश मैच हुआ तो उस हैश के अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट मौजूद था और वो प्लेन टेक्स्ट उसने मुझे यहाँ पे शो करा दिया। एरिक का भी पासवर्ड क्रैक हो चुका है, बॉब का, LS का, सिस्को का और ईव का क्रैक हो चुका है। यहाँ बताता है जी अभी तक 2% अटैक जो है वो कंपाइल हुआ है। इट विल टेक सम टाइम इसको सारे के सारे पासवर्ड क्रैक करने के लिए, और हो सकता है कि सारे के सारे पासवर्ड क्रैक ना भी हो सकता है कुछ जो हमारे जेनी या जॉय वाला जो अकाउंट है कि उसके अंदर हमने जो पासवर्ड सेट किए हैं हो सकता है कि वो पासवर्ड इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद ना हो। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो वो क्रैक नहीं होंगे। अब फिर से मैं प्रेस करता हूँ, तो देखें अभी 6% हुआ है, फिर से तो 7%। तो इन शॉर्ट के हमारे पास ये वाले जो पासवर्ड है हमारे वो क्रैक हो चुके हैं। इसका हम यहाँ पे अबॉर्ट कर देते हैं और वापस चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। और आप देख लें ये एरिक और ई और ये सारा वो हमें अब वो शो करा रहा है। और अब अगर मैं अगेन कमांड देता हूँ वो शो वाली, तो अब देखें पहले वो बता रहा था कि पासवर्ड मेरे पास वो स्टोर है हैशेस लेकिन क्रैक्ड नहीं है, लेकिन अब वो बता रहा है कि हैशेस ये वाले हैशेस जो है वो क्रैक्ड हो गए और 3 बचे हुए हैं जो कि अभी भी क्रैक नहीं है। 3 लेफ्ट क्योंकि हमने उसे क्विट कर दिया था। यहाँ तक जो हमारी ये लैब है ये भी कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं वो अकॉर्डिंगली आप मेंशन है और फिर यहाँ पे रेफरेंस भी आपके पास मौजूद है। अब हम मूव करते हैं अपने, फिर ये यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर है। ये एक सिमुलेशन कह रहा हूँ, वेब बेस्ड लैब है और इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बेसिक लैब है, इसमें सिर्फ आपने एक वेबसाइट पे विजिट करना होता है और वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मौजूद है यहाँ पे, इसको आपने सेल पेज के ऊपर परफॉर्म करना। इसमें कोई भी वर्चुअल मशीन कुछ भी यूज नहीं होना और बिल्कुल बेसिक लैब है। फिर ये हमारे पास रिमोट एक्सेस की लैब आती है जिसमें हम टेलनेट करना है लोकल होस्ट को और SSH करना है लोकल होस्ट को, दैट्स इट। तो अच्छा, ये अभी तक कोई क्वेश्चन है आपकी तो पूछ सकते हैं आप। फोल्डर का पासवर्ड क्रैक नहीं किया, जो यूजर डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहे थे सिस्टम के ऊपर उनके पासवर्ड क्रैक किए हैं। जैसे आपका सिस्टम है ना, तो इस पे आपका यूजर है, आपके किसी कुलीग का यूजर भी हो सकता है, डिफरेंट यूजर हो सकते हैं, तो उन यूजर के पासवर्ड क्रैक किए हैं। अगर इसको आप सीखना चाहते हो तो आपके पास जो लैब मैनुअल है उसको आप मास्टर करोगे जो फॉलो करूंगा, और दूसरा आप जो उसके एंड पे रेफरेंस मौजूद है उसके ऊपर जो मौजूद चीजें हैं उनको इन डिटेल आप स्टडी करोगे। उसमें भी आपको पासवर्ड हैशेस उठाने पड़ेंगे, फिर ऐसे ही होगा। जब हमने स्टार्ट वाला काम किया ना जिसमें मैंने पासवर्ड हैशेस फेच करके माई पास WD फाइल क्रिएट की है, तो जब तक आप वो पासवर्ड हैशेस नहीं उठाएंगे ये अटैक परफॉर्म नहीं होगा। पासवर्ड हैशेस उठा लें, चाहे आप उधर से उठाते हैं, ब्राउजर से उठाते हैं, किसी के अकाउंट के पासवर्ड हैशेस हैं या कहीं से भी, और उनको बाद में उठा के आप इस तरह से ऑफलाइन अटैक परफॉर्म करके क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। SSH की लैब है जी हमारी।
टेलनेट एक यूटिलिटी है जो कि आपको ऑनलाइन जो आप, जैसे मैंने को बताया था कि मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ और डिवाइस मेरी मौजूद है लाहौर के अंदर, तो एक ऑप्शन ये है कि फिजिकली जाऊँ और दूसरा ये है कि उसे टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर लूँ। तो अच्छा, यूजर है हमारा सिस्को और पासवर्ड है पासवर्ड। उबंटू लॉगिन सिस्को है और पासवर्ड है पासवर्ड। कुछ यूजर का आता है जी कि सर हम पासवर्ड पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड पे अगर टाइप करते हैं कुछ भी शो नहीं होता। तो लाइनक्स के अंदर ये एक जो है ना वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि जब पासवर्ड आप टाइप करते हो तो पासवर्ड शो नहीं होता। आप पासवर्ड लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, आपको पासवर्ड लग जाएगा। लास्ट लॉगिन मुझे वो बता रहा है और उसने मुझे बताया जी 758 पैकेजेस कैन बी अपडेटेड और आप सिस्टम रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, आप लॉगिन हो चुके हैं इसमें। मैं इसे एग्जिट करता हूँ तो मुझे कहता है लॉग आउट, कनेक्शन क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। अगर मैं इस पे लॉगिन ना होता तो एग्जिट का करता तो मेरे पास ये मेरा टर्मिनल जो है वो क्लोज हो जाना था। तो ये हमने लोकल होस्ट करके देख लिया। अब हम इसको एसएसएच करके देखते हैं। तो आप देखेंगे इटसेल्फ कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर आप इसके साथ वो कर रहे होते, कैप्चर कर रहे होते ट्रैफिक भी, तो आप देखते कि दोनों की ट्रैफिक के टेलनेट की प्लेन टेक्स्ट में गई है और एसएसएच की जो है वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर गई है। फिर आप फर्दर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई आईपी मौजूद है जो कि लाइव है और उसके ऊपर रिसोर्स जो है वो एसएसएच के लिए इनेबल है, तो आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख के उसको भी एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो, इन केस वो अवेलेबल होएगा तो। अब यहाँ मैंने एक रैंडमली आईपी एड्रेस लिख दिया और आप देखते हैं कि उस पर कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हमारी जो ये लैब है अगेन ये भी कंप्लीट होती है, बहुत बेसिक माइनर सी लैब थी जो कि सिर्फ आपको एसएसएच और टेलनेट का कॉन्सेप्ट देने के लिए था। फर्दर ये दोनों यूटिलिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रही होती हैं रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट लैब है वो आती है हमारे पास हार्डनिंग लाइनक्स सिस्टम के। एक लाइनक्स सिस्टम को किस तरह से आप ऑडिट परफॉर्म कर सकते हो और उसे फर्दर मजबूत बना सकते हो। जैसा कि लास्ट स्लाइड जब हम रीड कर रहे थे तो हम देख रहे थे वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टूल है ये भी आपका एक किस्म का वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है या आपके नेटवर्क या सिस्टम का सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है, जिसके अंदर ऑटोमेटेड सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये आपके सिस्टम के अंदर मौजूद वल्नरेबिलिटीज को और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है। सिंपल। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उस टूल को यूज करना है। जितने भी आपके ये है सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम टूल्स के थ्रू जो है वो चीजों को कंट्रोल, ऑटोमेट, अपडेट या उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने होते हैं। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट लैब है जी। अच्छा जी, जो लैब फाइल्स मैंने आपको करवाई हैं वही मैं आपको दूंगा ना। अभी ये मैं आपको आज करवा रहा हूँ तो ये मैं आज आज के लेक्चर के बाद आपसे शेयर करूंगा। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी और ये सारी की सारी लैब फाइल्स में आपके नेट कैट कोर्स लॉन्च करेंगे तो ऊपर आपको एक फोल्डर आज बना हुआ नजर आएगा लैब मैनुअल के नाम से। सारी की सारी लैब फाइल्स आपकी वहां पे स्टोर होंगी। मैसेज के थ्रू भी मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरा कोर्स लॉन्च करेंगे आप जहाँ पे आपके चैप्टर मॉड्यूलर एग्जाम्स हैं, सारी चीजें उसी में एट टॉप के ऊपर आपके पास लैब मैनुअल के नाम से फोल्डर आज क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर सारी की सारी लैब फाइल्स जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक है सारी की सारी अपडेट कर दूंगा। तो मूव करते हैं जी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो मीनवाइल तो आप चैट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी माइनर लैब है हमारे पास, कुछ मेजर इसके अंदर परफॉर्म नहीं करना। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑडिटिंग अ सिस्टम फॉर पोटेंशियल मिसकॉन्फ़िगरेशन और अनप्रोटेक्टेड सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि उसके अंदर थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज को, वो वल्नरेबिलिटीज आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती हैं और अनप्रोटेक्टेड सर्विसेज भी हो सकती हैं।
लाइनस एक ओपन सोर्स सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है जो कि ऑटोमेटेड सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स को यूज करता है आपके लाइनक्स सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इसके लिए पीसी विद उबुंटू 16.0 जो कि हमारा वर्चुअल मशीन है, और फिर वो कहता है यहाँ से आप स्टार्ट करो। डाउनलोड्स के अंदर हमारा ये टूल पड़ा हुआ है, टूल का नाम है लाइनस, और अब हम इसको यूज करते हैं और ऑडिट करते हैं अपने सिस्टम का। और फिर ये कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अकॉर्डिंगली आंसर करना है। और ये हमारे पास लाइनस का एक रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द लाइनस तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे टूल्स के अंदर जो रेफरेंस मौजूद हैं इन रेफरेंसेस को जरूर स्टडी करें एक दफा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो मिलेगी। और ये आपके पास लाइनस का आ जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड्स में मूव करेंगे। डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास फोल्डर फोल्डर क्रिएटेड है लाइनस के नाम से। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें, ये मैं डायरेक्टली मूव किया, ये डाउनलोड में मूव किया। आप देखें जॉन भी यहाँ पे मौजूद है, लाइनस भी मौजूद है, सीक्रेट डॉट ओटीटी भी मौजूद है, कीबोर्ड डॉट जेपीजी भी मौजूद है, और ये जॉन का एक और वर्जन यहाँ पे मौजूद है। तो डेट्स वाई बार बार डाउनलोड्स के अंदर मूव जो है वो कर रहे हैं। अब मैं उसे कहता हूँ कि जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ वो आउटडेटेड है या अपडेटेड वर्जन में है, ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं अपडेटिंग। और किसी की टूल के बारे में आप इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पासवर्ड गलत दे दिया और ये उसने मुझे बता दिया कि करंट वर्जन जो है ये 4 महीने पुराना है, आउटडेटेड वर्जन है जो हम यूज कर रहे हैं, और इसे अपडेट किया जा सकता है। खैर, हम अब क्या करते हैं, अब इसको एक दफा यूज कर लेते हैं, इसे परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर यूजर के राइट्स यूज कर रहा हूँ, ऑडिटर टूल को यूज कर रहा हूँ, लाइनस को, और कह रहा हूँ कि उसे ऑडिट करे। ऑडिट किसका करना है? ऑडिट करना है सिस्को का। दैट्स इट, इंटर। और ये इसने ऑडिट शुरू कर दिया है सिस्को यूजर का। सिस्को नाम से भी तो यूजर है ना हमारे पास। अब ये देखें, उसने यहाँ पे एक वार्निंग जनरेट कर दी है, चेकिंग फॉर पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो उसने वार्निंग दे दी है क्योंकि जो पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं, अब सिस्को अकाउंट का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड इंतहाई जो है वो आपका वनरेबल पासवर्ड है, ये इजीली कैसेबल पासवर्ड। दैट्स व्हाई उसने वार्निंग जनरेट कर दिया है। इजी पासवर्ड जो है वो वार्निंग जनरेट करेंगे। चेक इफ रीबूट इज नोटेड, अच्छा यस है। और बाकी उसे कह रहे हैं इंटर करें। मेमोरी एंड प्रोसेसेस को उसने चेक किया। यहाँ पे उसने चेक किया हमारे यूजर ग्रुप्स और ऑथेंटिकेशंस को। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है और आपको वो अंडरस्टैंड भी नहीं होंगी, लेकिन स्टिल अगर आप उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप अगेन ऑनलाइन आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाकर उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेकिंग एपीटी पैकेज डेटाबेस, तो यहाँ पे उसने वार्निंग जनरेट की है। ऐप Upstream cache update completed but some metadata was ignored due to errors। कुछ एरर्स हैं आपके एपीटी पैकेज डेटाबेस के अंदर, तो उसने उसकी वार्निंग जनरेट की है। मिनिमल ऑफ 2 रिस्पॉन्सिव नेम सर्वर्स, हमारे यहाँ पे एक कन्फिगर्ड होगा, डेट्स वाई उसने वार्निंग जनरेट कर दी है। अगर वो नेम सर्वर डिसेबल होता है तो हमारी इंटरनेट से एक्सेस जो है वो नहीं हमें जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये चेकिंग आईपी टेबल कर्नल मॉड्यूल है, नोट फाइंग नोट एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुजेशंस और वार्निंग्स के ऊपर जो है वो काम करना होता है। और यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, आपकी एसएसएच सपोर्ट को चेक कर रहा है।
इंटर करते जाएंगे तो ये आपके सिस्टम की कंप्लीट स्कैनिंग करता है, अकाउंटिंग की, शेड्यूल टास्क की, आपके कर्नल की, क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज की, विजुअलाइजेशन, कंटेनर, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, सॉफ्टवेयर फाइल इंटेग्रिटी, जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की हैं वो सारी, फाइल परमिशंस। अब यहाँ पे आप देखें डिफरेंट आपके पास जो है वो आ रही हैं, और ये सारी की सारी कर्नल हार्डनिंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड जो है वो वार्निंग्स हैं, और यहाँ पे उसने कंप्लीट कर दिया। हार्डनिंग इंडेक्स 62 है, टेस्ट परफॉर्म 188 परफॉर्म हुए हैं। क्विक ओवरव्यू, ना उसे फायरवॉल मिली है ना उसे मालवेयर स्कैनर्स मिले हैं मेरे इस सिस्टम के अंदर। लाइनस मॉड्यूल कंप्लायंस स्टेटस नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरा लाइनस मॉड्यूल अपडेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई। सिक्योरिटी एडिट और वल्नरेबिलिटी स्कैन उसने मुझे दे दिया है जी, और यहाँ पे हमारा ये ऑडिट कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमने ये ऑडिट ही कंप्लीट करना था, और एट द एंड अगर आप देखते हैं तो इसी तरह से कुछ आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मेरे सिस्टम पे 68 है, यहाँ पे आपको 56 देखने को मिल रही है हार्डनिंग इंडेक्स, जो कि ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आंसर करने हैं, जैसे कितनी वार्निंग आपको मिली, कितनी सजेशंस आपको मिली। स्क्रॉल थ्रू सजेशन एंड सेलेक्ट वन, यू विल रिसर्च अ सजेशन दैट यू कैन इंप्लीमेंट ऑन एड्रेस। जैसे पासवर्ड का इशू था तो उसको हम क्या करेंगे, पासवर्ड को चेंज करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो डिप्लॉय कर देंगे। फर्दर आप इसके अंदर मौजूद जो वार्निंग सजेशंस हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ तक जो हमारा ये सेशन था ये भी कंप्लीट होता है, हमारी जो लास्ट लैब सेशन था। फर्दर हमारा इस कोर्स का कोई भी कंटेंट या कोई भी अ, जो है वो लैब जो है वो रिमेनिंग नहीं है। जी ये लिंक आपके पास रहेंगे जी। आफ्टर दैट लैब मैनुअल जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके पास ही रहेंगे। सिस्को ऐप आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। अच्छा जी, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के बाद। मतलब अब फर्दर हमारा कोई भी सेशन जो है वो ड्यू नहीं है साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स का। तो मैं आप सब लोगों को अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने कोर्स के स्टार्ट में आपको बोला था, मस्ट बेसिस के ऊपर अपने एग्जाम अटेम्प्ट करें। अदर देन दैट आपका कोर्स कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, और क्योंकि ये कोर्स आपको फ्री ऑफर किया जा रहा है तो इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं है ये कोर्स अगेन आपको फ्री ऑफ द कोर्स जो है वो ऑफर हो। तो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम आपके पास फ्री ऑफर हो रहा है, तो इससे आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं इफ यू वांट टू। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इनशाला फिर किसी कोर्स में किसी सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे मेरी आईडी पे रीच आउट कर सकते हो, zaman.khalid@vu.edu.pk। और जिसको भी इंस्ट्रक्टर साइंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जी जक्रिया पूछें, जिसको भी इंस्ट्रक्टर साइंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो कोर्स को कंप्लीट करेगा, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेगा विद माय नेम, और फिर वो मुझे सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेगा मेरे ईमेल के ऊपर रिक्वेस्टिंग इंस्ट्रक्टर साइन। और फिर जो मैं क्या करूंगा, मैं उस सर्टिफिकेट को साइन करूंगा डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ, और फिर अगेन आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा ईमेल के ऊपर। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है राबिया? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पता, लास्ट लास्ट टाइम आपने क्या पूछा था? यू आर मोल यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, आप क्विज क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे? क्या एरर आता है आपको? इंटरफेस आपको शो नहीं होता। जैसे ही आप नेटकैट के ऊपर लॉगिन करते हो ना, आपके पास दो इंटरफेसेस आते हैं, एक लेगेसी नेटकैट का है और दूसरा सिंपल नेटकैट का है। तो आपने लेगेसी नेटकैट के ऊपर क्लिक करना है। लेगेसी नेटकैट के ऊपर आपको जो है वो
देखने को मिलेगा आपका ये कोर्स। और फिर भी अगर आपको इशू आता है, आपका सिस्टम आपको शो नहीं कराता, तो एक काम करें, अपने ब्राउजर में जाएं, उसके बुक मार्क्स, हिस्ट्री, कैशेस, सब कुछ एक दफा जो है वो रिफ्रेश कर दें। फायरफॉक्स को यूज करें इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए, या क्रोम को यूज करें। और आफ्टर दैट अगर स्टिल आप लोगों को एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम ये इशू आता है, कुछ लोगों को एरर आता है जी यू हैव बीन आइडल फॉर टू मच टाइम, तो इन दैट सिनेरियो भी आपने ये सारी चीजें रिफ्रेश करनी है। और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आना है, इस पैडलॉक के साइन पे ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, सॉरी यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये साइड पे जो शील्ड का साइन आ रहा है, और ये इनहेंस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जो है इसको ऑफ करना है। जब आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके पास वो जो आइडल टाइम आउट वाला एरर है ना, वो नहीं आएगा एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम। सम टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम ये एरर आता है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये सबके लिए है, अगर आपको एरर आता है तो आपको इस इनहेंस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन को ऑफ करना है, और आपको अपनी चीजों को भी वहां से रिफ्रेश करना है। दूसरा जी, डेफिनेटली आपका ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास ये अकाउंट क्रेडेंशियल्स रहेंगे, और इसके थ्रू आप सिस्को को एक्सेस कर सकते हो, नेटकैट को एक्सेस कर सकते हो। तो आप जो मैंने आपको रैपिड इंस्ट्रक्शन दी हैं, काइंडली आप इनको फॉलो करें और अगेन ट्राई करें। फिर ईमेल मैंने अपना मेंशन कर दिया, अगर नहीं होता तो आप काइंडली उसका सब्जेक्ट लिखें एग्जाम इशू, और फिर मुझे ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर दें। और साथ आप स्क्रीनशॉट लाजमी अटैच कीजिएगा, जहां पे आपको वो इंटरफेस मतलब जो भी आता है उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा। फर्दर जैसे ऑफिस का सेकंड सिस्टम है, उसका पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिनेरियोज हैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया। ऑनलाइन जाके रिसर्च करें, ऐसे टूल मौजूद हैं जो आपको विंडोज का पासवर्ड विद इन सेकेंड्स क्रैक कर देते हैं। आप उन टूल्स को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। मुझे कहते हो ना, मैं रेफर करूंगा ना मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स अनएथिकल। जैसे हमने एथिकल कंसर्न्स की बात की आज लास्ट सेशन के अंदर, तो वो एथिकल कंसर्न्स यहाँ भी वायबल होते हैं। तो आप ऑनलाइन इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, आपको हर चीज जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी। और स्टिल अगर आप इसी मेथड के साथ क्रैक करना चाहते हो, तो आपको पासवर्ड हैशेस जो है वहां से उठाने पड़ेंगे। फिर आपको डिक्शनरी भी बिल्ड करनी पड़ेगी एक लार्जर उसके ऊपर, या आप ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हो। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ब्रूट फोर्स अटैक आप परफॉर्म करते हो तो क्या स्ट्रेंथ है पासवर्ड की। अगर 10-12 कैरेक्टर का पासवर्ड है या 8-10 कैरेक्टर का पासवर्ड है, तो इट विल टेक डेज टू क्रैक, मतलब कई दिन लग जाएंगे उस पासवर्ड को क्रैक करते करते। सिस्टम के पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है। तो ये आप ऑनलाइन इसके ऊपर जो है ना फर्दर देख सकते हो, विंडोज की आपको एप्स या स्क्रिप्ट जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस सेशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और कोर्स में, किसी और सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। ख्याल रखें जी अपना। फाइनल एग्जाम फोर्स फीडबैक मस्ट बेसिस पे अटेम्प्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।